नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज यादव सिविल सर्विसेज हिंदी पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको कॉलेजियम व्यवस्था के बारे में बताने वाला हूं और साथ ही ये भी बताने वाला हूं कि नेपोटिज्म से इसका क्या लेना देना है और एनजेएसी जो सरकार ने जजों की नियुक्ति के लिए संविधान संशोधन किया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रद्द कर दिया। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 369। आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास करें। सही उत्तर मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा और जो सही उत्तर देगा उसके कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, जिससे कि आपको भी पता चल पाए कि आपका उत्तर बिल्कुल सही है। दोस्तों, हाल ही में कानून मंत्री श्री किरण रिजिजू ने कॉलेजियम सिस्टम पर बात करते हुए इसे अपारदर्शी बताया और साथ ही जम्मू एंड कश्मीर यूटी से एक एनजीओ है जिसने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की है, जिसमें आरोप लगाया है कि हाई कोर्ट कॉलेजियम ने विभिन्न न्यायिक संस्थानों के प्रशासनिक पदों पर बहुत से क्वालिफाइड युवाओं पर विचार ही नहीं किया है और भेदभाव की आशंका जताई। आइए दोस्तों, नजर डालते हैं कॉलेजियम व्यवस्था पर। कॉलेजियम व्यवस्था उच्च न्यायिक पदों पर नियुक्ति के लिए रिकमेंडेशन करती है, जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जजों का एक समूह होता है। यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति ट्रांसफर के मामले में प्रधानता रखता है, यानी इसने जो सलाह दी वो राष्ट्रपति के लिए मानना अनिवार्य होता है और ये सलाह अंतिम होती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि संविधान में सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है कि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाएगी और ये सलाह सरकार पर बाध्यकारी होगी या नहीं होगी, कितनी बाध्यकारी होगी, इसके संबंध में कई सारे मामले आए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर संविधान की व्याख्या की है और अपने निर्णय दिए। सबसे शुरुआत में फर्स्ट जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की राष्ट्रपति को दी गई सलाह पूर्ण और प्रभावी होगी। इसका अर्थ है कि सलाह मानना पड़ेगा। और बाद में मामला फिर जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सेकंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम व्यवस्था की शुरुआत की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सलाह बाध्यकारी तो होगी, लेकिन केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पर ही नियुक्तियां नहीं होंगी। उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ दो वरिष्ठतम जजों को शामिल करके एक कॉलेजियम बनाया गया, जिसको आज हम कॉलेजियम व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ये इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद 1998 में फिर से थर्ड जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉलेजियम व्यवस्था को बरकरार रखा, लेकिन इस व्यवस्था में संशोधन करते हुए इस कॉलेजियम का विस्तार कर दिया। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ 4 अन्य वरिष्ठ जजों को शामिल कर दिया गया कि इनका जो समूह है ये राष्ट्रपति को सलाह देगा जजों की नियुक्ति, स्थानांतरण, ट्रांसफर के संबंध में, जिसके बाद भारत सरकार के द्वारा उस पर नियुक्तियां की जाएंगी जो कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से होंगी। दोस्तों, कॉलेजियम व्यवस्था पर हमेशा ही फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म यानी परिवारवाद का आरोप लगता रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए 2014 में केंद्र सरकार ने उच्च न्यायिक नियुक्ति के लिए एनजेएसी यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की थी, जिसके लिए संविधान के 124वें अनुच्छेद में संशोधन किया था, जो कि 99वां संविधान संशोधन था, जिसके माध्यम से एक आयोग बनाया गया जो कि न्यायिक पदों में नियुक्ति के लिए रिकमेंडेशन या सलाह देगा, जिसमें न्यायिक सदस्य और गैर न्यायिक सदस्यों का प्रावधान था। जिसमें न्यायिक सदस्यों में तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल थे, लेकिन इसमें गैर न्यायिक सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें कि सरकार के कानून मंत्री शामिल थे और दो प्रख्यात विधिवेत्ता या एमिनेंट पर्सन, दो प्रख्यात विधिवेत्ता का भी प्रावधान किया गया था, जिनको कि सरकार के द्वारा नामित किया जाना था, जिसमें लोकसभा में नेता विपक्ष, प्रधानमंत्री की एक जो समिति है वो इसको नामित करेगी। उसके बाद ये आयोग की संरचना बनेगी। दोस्तों, कॉलेजियम पर हमेशा ही परिवारवाद या नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का आरोप लगता रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए 2014 में केंद्र सरकार ने उच्च न्यायिक नियुक्ति के लिए एनजेएसी
यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन का प्रयास किया, जिसमें न्यायिक सदस्यों में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अन्य 2 वरिष्ठ जज एवं गैर न्यायिक सदस्यों में कानून मंत्री तथा 2 प्रख्यात विधिवेत्ता से मिलकर ये आयोग बना था। यहाँ पर विवाद का मुद्दा प्रख्यात विधिवेत्ता में आ जाता है कि कानून मंत्री जो कि सरकार का भाग होता है, साथ ही साथ 2 प्रख्यात विधिवेत्ता यदि सरकार अपनी पसंद के नियुक्त कर देती है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और सरकार के जो मत है लगभग बराबर हो जाए, या जो कानून न्यायिक सदस्य और गैर न्यायिक सदस्यों का एक ओपिनियन बराबर का हो जाएगा, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में जो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है उसके विपरीत होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको 4th जजेस केस में नल एंड वॉइड करार दिया और कॉलेजियम व्यवस्था को पुनः बहाल कर दिया। लेकिन कॉलेजियम पर लगने वाले आरोप अभी भी बरकरार है और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की दोबारा सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की है। अब देखना ये होगा दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर पारदर्शिता की दिशा में और क्या कदम उठाती है, जिससे कि कॉलेजियम पर लगने वाले आरोप खत्म हो और भारतीय न्यायिक व्यवस्था पर जो लोगों का विश्वास है वो बना ही ना रहे बल्कि और बढ़े। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या न्यायिक पदों में समान अवसर के लिए कौन सी व्यवस्था बेहतर होगी, एनजेएसी या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम व्यवस्था है वही बेहतर है? आपकी राय मुझे कमेंट करके बताइए। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है। आप मुझे बताइए आप किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया या आपको किन किन लोगों को सही उत्तर पता था, और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें हम और क्या सुधार कर सकते हैं ये भी आप कमेंट कर बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।